पूरी दुनिया में इस बात का डर और खौफ देखने के लिए मिल रहा है कि अगर अमेरिका ईरान में जंग हो गई तो क्या होगा। खाड़ी देशों में अगर वॉर एस्केलेट हुआ तो क्या होगा। क्या क्रूड का प्रोडक्शन रुक जाएगा, उसकी सप्लाई रुक जाएगी। क्या पूरी दुनिया में क्रूड की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएंगी। क्या पूरी दुनिया इस जंग की जद में आ जाएगी। और क्या ये जो जंग होने के इम्कान, अंदाज़ा और जो शक और शुबा लग रहा है इस जंग की शुरुआत होने के बाद, क्या बाकी के जो मुल्क हैं उन मुल्कों पर भी इस जंग का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज के एक्सप्लेनर में आपको इन तमाम बातों से वाकिफ़ कराऊंगा और इसका सोल्यूशन देने की कोशिश भी करूंगा। शुरू से शुरू करते हैं। पहले हम आपको बताते कि आज ओमान में मस्कट में क्या कुछ हुआ। सबसे पहला अपडेट ये है कि 90 मिनट की बातचीत अमेरिका ईरान के बीच चली है, जो बेनतीजा रही। दोनों ही पक्षों में 90 मिनट तक बातचीत चली, 1.5-2 घंटे बातचीत हुई है, लेकिन इसे लेकर कोई आउटकम अभी निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपडेट हमारे पास है। दूसरा अपडेट ये है कि अमेरिका ने जो 4 शर्तें रखी थी, उन 4 शर्तों पर किसी भी शर्त पर रजामंदी नहीं बनी है। उन शर्तों को लेकर ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है बातचीत करने के लिए। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि खाड़ी मुल्कों में जितने भी देश हैं उन सब ने अपने एयर स्पेस को पैसेंजर्स के लिए भी बंद कर दिया है। नॉट ओनली फॉर द फाइटर्स और नॉट ओनली फॉर द वॉर, बट इट हैज़ बीन क्लोज फॉर द सिविल एविएशन सेक्टर ऑल्सो। और खबर यह आ रही है कि ईरान में जितने भी एविएशन कंपनी फ्लाई कर रही थी वो सब अपने ड्रॉपिंग्स देने के बाद, वहाँ पर लैंड करने के बाद सब खाली लौट रहे हैं। सब अपने अपने डोमेस्टिक हैंगर्स की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तमाम जो एयरप्लेन्स, जो पैसेंजर्स हैं, जो एविएशन कंपनीज हैं, उनको कहा गया कि जल्दी से जल्दी ईरान को इवैक्यूएट करिए, यहाँ के एयर स्पेस को इवैक्यूएट करिए, कि बहुत मुमकिन है कि वॉर एस्केलेशन हो। इसके अलावा इराक, ईरान, तेहरान, कुवैत, जॉर्डन और ये जो तमाम मुल्क हैं, इन लोगों ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, सिविल पैसेंजर्स के लिए भी, सिविल फ्लाइट्स के लिए भी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब वहाँ पर जो जंग की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी ये है कि अमेरिका ने अपने तमाम नागरिकों को कहा है कि जल्द से जल्द वक्त रहते ईरान को छोड़ दीजिए। एम्बेसीज को कहा गया कि आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, हर आदमी को टोकन, उनके वीज़ा अप्रूवल्स, उनके पासपोर्ट वेरिफिकेशन में मदद करिए। जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर जो अमेरिकी विमान खड़े हैं, ग्लोब C-17 ग्लोब मास्टर जैसे ह्यूमंगस एयरक्राफ्ट वहाँ पर खड़े हैं, और उनके ज़रिए फटाफट जो अमेरिकन नागरिक हैं उनको इवैक्यूएशन के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वॉर शुरू हो जाएगा, एयर स्पेस बंद हो जाएगा, तो जो नागरिक यहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कमोबेश भारत ने भी कुछ दिन पहले एडवाइजरी जारी कर दी थी ईरान के लिए कि जितने भी नागरिक भारतीय वहाँ पर हैं वो वक्त रहते वहाँ से इवैक्यूएशन कर लें, वहाँ से बाहर चले जाएँ, पड़ोसी मुल्कों में चले जाएँ, क्योंकि वॉर की सिचुएशन बहुत अब बढ़ती दिख रही है। दूसरा सवाल ये है कि ओमान में मस्कट में न्यूक्लियर डील पर रजामंदी नहीं बनी है, तो यहाँ से अगला फर्दर स्टेप क्या होगा। अगला फर्दर स्टेप का मतलब ये है, क्या अमेरिका और सख्ती करने जा रहा है, क्या अमेरिका ईरान पर कोई हल्की रणनीति के तहत उन पर हमला करेगा, या अब कूटनीतिक दबाव और ज़्यादा बनाने की कोशिश होगी। क्योंकि शाकरची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका उनकी सॉवरेनिटी पर, उनकी संप्रभुता पर क्वेश्चन कर रहा है, और वो अगर अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, अमेरिका की शर्तें मान लेते हैं, तो वो अपने गार्ड्स को हटा देंगे। गार्ड्स का मतलब है कि अपनी सुरक्षा को पूरी तरह से हटा देंगे। तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। पुराने एग्जाम्पल्स आपको देखें, पिछले 4 दशकों का अगर वॉर हिस्ट्री अमेरिका की पढ़ें तो अमेरिका क्या कहता है। अमेरिका कहता है कि हम बातचीत करेंगे, हम बातचीत के लिए पहले गए, हमने इनिशिएशन पहले किया, हमने उनको टेबल पर पहले कॉल किया, हम तो चाहते थे उनका भला हो जाए, हम तो चाहते थे जंग में मुफ्तला ना हो मुल्क, हम तो चाहते थे कि कूटनीति और बातचीत के जरिए ये वॉर सिनेरियो हट जाए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अमेरिका सबसे पहले हमला करता है, खुद को विक्टिम दिखाता है दुनिया के सामने और कहता है कि हमने तो बातचीत की पेशकश की, हम तो बातचीत करने के लिए खुद गए, हम तो खुद झुके, लेकिन सामने वाला मुल्क बात करने को तैयार नहीं है, कूटनीतिक सोल्यूशन के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरन अपनी सुरक्षा के एतमाद के लिए हमें उन पर हमला करना पड़ा। इसके अलावा आप निक्सन की बात कर लें, जॉर्ज W. बुश की बात कर लें, बराक ओबामा की बात कर लें, या अब्राहम लिंकन से आप एग्जाम्पल देख लीजिए, निक्सन की बात कर लीजिए। और अब्राहम लिंकन के टाइम से अगर आप देखते आ रहे हैं तो अमेरिका की जो डॉक्ट्रिन है वो यही रही है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर उनका दबदबा होना चाहिए, उनकी दुनिया पर दबदबा होना चाहिए, पूरी दुनिया में। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अमेरिका चाहता है कि वो जो बातें कहे, जिस तरह का आदेश जारी हो व्हाइट हाउस से, पूरी दुनिया के मुल्क उसको माने। और अमेरिका की कमोबेश ये फितरत बन गई है कि वो जो चीज़ें करवाना चाहता है, अगर वो चीज़ें दूसरे मुल्क नहीं करते हैं तो वो उनके साथ सख्ती करता है, उन पर सैंक्शंस लगाता है, उन पर पाबंदियां लगाता है। अब तो टैरिफ नया फैशन में आ गया है, अमेरिका की बात नहीं मानने वाले मुल्कों पर वो टैरिफ इंपोज कर देता है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से अब आगे क्या होगा। एक बड़ी खबर ये भी ईरान को लेकर आई है। ईरान ने अपनी रॉकेट सिटी, जो उनकी अंडरग्राउंड रॉकेट सिटी, उसकी तस्वीरें जारी की हैं। खुर्रम शहर 4 ICBM एक उनकी मिसाइल है,
जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, सोनिक स्पीड से जाती है, 2000 किलोमीटर उसकी रेंज है, उसकी तस्वीरें जारी की हैं। उसका डिप्लॉयमेंट ईरान ने किया है, यानी ईरान भी मुकम्मल तरीके से तैयार है। अब समझिए, अमेरिका से ईरान की दूरी जो एरियल डिस्टेंस है वो 11,000 किलोमीटर है। यानी अगर एक आईसीबीएम जिसकी स्पीड 2000 जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है, और अगर वो सोनिक स्पीड से चलता है तो अमेरिका पहुंचने में उसे कम से कम 1 से सवा घंटे लगेंगे। और ईरान से इजराइल का जो एरियल डिस्टेंस है वो करीब 2000 किलोमीटर का है। यानी अगर ईरान से कोई रॉकेट फायर होता है इजराइल जाने के लिए, दैट विल टेक ओनली 5 to 6 मिनट टू रीच एंड इम्पैक्ट ऑन इजराइल। लेकिन अगर वही रॉकेट अमेरिका भेजा जाए तो उसे 1.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि 11,000 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है। जब भी आपने इसके वेलोसिटी फिजिक्स में पढ़ी होगी, E=mc² का मतलब क्या होता है कि जो मासेस है, जो इक्विलिब्रियम है, जो स्पीड है, वो कई बार डिपेंड करती है कि हवा में नमी कितनी है, हवा किस तरफ बह रही है, और जो मॉलिक्यूलर वेट है उस सब्सटेंस का, वो कितनी स्पीड से वो प्रोजेक्टाइल जा रहा है, उसकी प्रोजेक्टाइल का एंगल क्या है। अमूमन रॉकेट छोड़े जाते हैं तो 65 डिग्री से लेकर 45 डिग्री पर छोड़े जाते हैं, ताकि वो अपने टारगेट पर सही सलीके से पहुंच जाएं। तो अगर अमेरिका को मारना है ईरान को, तो 3 हिस्से में रॉकेट चलानी पड़ेगी। एक हिस्सा ईरान से फारस की खाड़ी, दूसरा हिस्सा फारस की खाड़ी से अटलांटिक ओशन, और तीसरा हिस्सा अटलांटिक ओशन से अमेरिका। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म ईरान के पास नहीं है कि वो 3 हिस्से में रॉकेट फायर करे। हाँ, इजराइल उसके निशाने पे बिल्कुल करीब है, वहां पर 4-5 मिनट में मिसाइल पहुंच जाएगी। और पिछली बार जून में जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो आपने देखा था, जैसे ओले पड़ते हैं, बारिश होती है, उस तरह से रॉकेट्स गिरे थे। और चाहे वो वेस्ट बैंक हो, यरूशलेम हो, गाजा हो, तेल अवीव जो कैपिटल है इजराइल की, वो इलाका देख लीजिए, न्योद का इलाका देख लीजिए, ओफाखिम एक इलाका है इजराइल का, वहां पर ये सब रॉकेट्स गिरे थे और बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो अब बात ये भी है कि यहाँ से क्या वॉर और एस्केलेशन बढ़ जाएगा। दूसरा एक बहुत इंपैक्टफुल जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो फैक्ट आपको जानना जरूरी है, कि अमेरिका अब जितने भी हथकंडे थे अमेरिका ने सारे अपना लिए। बातचीत की पेशकश कर ली, न्यूक्लियर डील के बारे में बातचीत हो गई, उन्होंने कहा कि अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की प्रोडक्शन को बंद कर दीजिए, इस पर भी बातचीत हो गई है। तो जितना अमेरिका चमका रहा है ईरान को, ईरान ने भी उतना चमकाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने अपने रॉकेट्स, अपने असेंबलीज, अपने अंडरग्राउंड रॉकेट स्टोर के बारे में तमाम जानकारियां देने लगी हैं। और जो ईरान का सरकारी टीवी चैनल है, उन्होंने जो तस्वीरें जारी की उसमें तस्वीरें लग रही हैं कि ईरान इज ऑल्सो वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ वॉर, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विद अमेरिका, विद इजराइल। तो अब ये ऐसा लग रहा है, एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अमेरिका और जो ईरान के बीच बातचीत नहीं बनी तो हमला होगा। लेकिन इसकी उम्मीद अभी थोड़ा सा कम रखिए, क्योंकि जंग में जाने का जो डिसाइड करना होता है, जो फैसला होता है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जंग कब खत्म करनी है, उससे बाहर कब आना है, ये फैसला आपके हाथ में नहीं होता। और अमेरिका एक बहुत समझदार मुल्क है, इतने सालों से दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर पे वो राज कर रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी, दुनिया के सबसे ताकतवर टैक्टिकल इक्विपमेंट, दुनिया के सबसे ताकतवर एडवांस वॉर टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है। तो अमेरिका बहुत कमजोर मुल्क नहीं है, ईरान उसके सामने एक बच्चा जैसा है। हाँ, आप गुलेल से भी लोगों को घायल कर लेते हैं, आप गुलेल से भी चोट लगा लेते हैं, तो ठीक है, ईरान अपनी गुलेल चलाता रहेगा, लेकिन अमेरिका अपने टॉमहॉक मिसाइल, F-2 रैप्टर, F-22 फाइटर जेट, उसके अलावा टॉमहॉक उनके पास है, उनके पास एक पैट्रियट जो मिसाइल का, उनके पास एक मल्टी बैरल लॉन्चर है, एक बार में 16 रॉकेट्स दागता है। तो वैसी कम से कम 150 डिप्लॉयड हैं। और अगर मैं सिर्फ वॉरशिप की बात करूं अब्राहम लिंकन पे, तो करीब 40 सेट तो वहां पर लगे हुए हैं। तो सोचिए कि 40 का गुणा 16 से करिए, तो जितने नंबर्स आते हैं उतने रॉकेट पर मिनट अमेरिका फायर कर सकता है ईरान के ऊपर। तो बैलिस्टिक कैपेबिलिटी अमेरिका की बहुत ज़्यादा है, इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी अमेरिका की बहुत ज़्यादा है, वॉर वेपन टेक्नोलॉजी ईरान से बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहते हैं कि मरता हुआ आदमी भी कोशिश करता है कि दुश्मन को गहरा जख्म देकर जाए, तो ईरान बहुत मुमकिन है ये कोशिश करेगा। इसके अलावा इजराइल की भूमिका को लेकर मैं आपको बताता हूँ। हूती विद्रोही जो रेबल्स हैं, जो गोलन हाइट्स और सीरिया बॉर्डर, लेबनान बॉर्डर, वेस्ट बैंक के बॉर्डर पर, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो इजराइल और अमेरिका की वॉरशिप पर हमला करेंगे, जो लाल सागर में या रेड सी के पास है। तो वहां भी खतरा है, क्योंकि हूतीज जो रेबल्स हैं वो भी लगातार हमला करने के लिए तैयार हो गए। और अमेरिका की मुश्किल ये है कि घर में जो लोग हैं उनसे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप वॉर फ्रंट पे तो लड़ सकते हैं, लेकिन अब इजराइल के साथ मुश्किल ये है कि जो कोस्टल इलाका है, वेस्टर्न साइड ऑफ इजराइल है, विच इज जो कोस्टल इलाका है, जो गोलन हाइट्स या लेबनान बॉर्डर का इलाका है, उसको रेड सी का इलाका कहते हैं। वहां पर बहुत क्रूशियल टेंशन बिल्डअप हो रही है, क्योंकि हूती विद्रोही वहां पर कम दूरी की जो रॉकेट्स हैं, यानी 300-400 किलोमीटर की जो रेंज वाले रॉकेट्स हैं, उनके जरिए फायर कर रहे हैं। और वो सुपरसोनिक नहीं है, वो क्रूज मिसाइल नहीं है, बट उनकी स्पीड इतनी है कि अगर वो निशाने पर गिरे तो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे अमेरिका को और इजराइल को भी। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो न्यूक्लियर डील बेनतीजा रही है, बातचीत बेनतीजा रही है, इसके बाद इंपैक्ट आफ्टरमाथ क्या होता है, अमेरिका का अगला कदम क्या होता है, और अमेरिका के